662 वीजास विदेश पर्यटकों को दिया है, वो भारत में आए। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके डायरेक्शन पे मुझे ऑस्ट्रिया के जो महामहिम है उनको वहां पर रिसीव करने का रात को 2:30 बजे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि अगर जो हमारा लोकल जो हमारे स्टेट्स का जो अगर टूरिज्म है उसको अगर बढ़ावा देंगे तो आप बिलीव करेंगे कि वो जो ढोल की वहां पर थाप थी उसमें कम से कम भी 5-10 मिनट तक हमारे ऑस्ट्रिया के जो महामहिम है वो वहां पर एंजॉय करते रहे। तो अगर हम इस तरह से अगर बढ़ावा देंगे अगर लोकल उसको, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जो है भारत के टूरिज्म को बहुत इसमें जो है सराहना मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ढोल की ताप कैसे ठीक करोगे? अध्यक्ष जी, जो अलग अलग टूरिज्म भारत सरकार की ओर से देश में हम इंप्लीमेंट कर रहे, उसके अंदर जो आदरणीय सदस्य भी पूछे हैं उसमें भी भागीदार है। हेरिटेज टूरिज्म हो, हिस्टोरिकल टूरिज्म हो, रिलीजियस टूरिज्म हो, कल्चरल टूरिज्म हो, फेस्टिवल टूरिज्म हो और एडवेंचर टूरिज्म हो, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हो, डिजर्ट टूरिज्म हो, अलग अलग वेलनेस टूरिज्म, इको टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत पहले 2014 में भारत का रैंक 52 में था दुनिया। अभी वो 52 से आगे बढ़कर सुधार होकर अभी 5 साल के अंदर 2019 का हिसाब है मेरे पास 34 रैंक में आया। लगभग 20 देशों को पीछे छोड़कर भारत आगे बढ़े हैं। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सरकार नरेंद्र मोदी जी में चलते हैं, भारतीय संस्कृति को, भारतीय गांवों का जो हेरिटेज है, कल्चर है, जरूर आदरणीय संसद महानुभाव जो बताए उसके हिसाब से हम प्रांत सरकार को साफ करेंगे। फारूक अब्दुल्ला जी। स्पीकर साहब, थैंक यू फॉर गिविंग मी द प्रिविलेज ऑफ आस्किंग ऑन टूरिज्म। बहुत अच्छी बात है कि इन आवर कंट्री टूरिज्म इज इंक्रीजिंग, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हिच रिड्यूसेस द टूरिस्ट is the fare that the airlines are charging. Yes. There should be control on airline charges so that people in the country can afford to come to these destinations, whether it is Ladakh, whether it is Kashmir, whether it's other parts of India which are full of tourist spots. One, sir. Secondly, I'd like to ask is, what is the possibility of reducing the charges that are made by the government on the tourists in various sectors, whether in the hotels, whether in the other things? Is Government of India deciding to reduce that charge so that more people who can afford coming to these destinations? Thank you, sir. Very good. देख जी, आदरणीय सीनियर मेंबर फारूक साहब ने बताए, जरूर भारत सरकार इस विषय पर सोच किया है और जो फ्लाइट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन से जाते हैं उसके लिए हम सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा उड़ान स्कीम के अंदर हम सब्सिडी देते हैं। जितने भी टूरिस्ट जाते हैं उसका कम रेट में जाना चाहिए, हवाई चप्पल वाला हवाई में जाना चाहिए। हमारा नरेंद्र मोदी साहब का ये इच्छा है। इसी दृष्टिकोण से गरीब लोग जाते हैं टूरिस्ट जाने के लिए, हम भारत सरकार के द्वारा उड़ान स्कीम के अंदर सब्सिडी देते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो टूरिस्ट जितने भी विदेशों से आते हैं, अभी भारत सरकार ने तय किया है 5 लाख वीजास फ्री चार्ज देने के लिए तय किया है। आपको जो समस्या आप उठाए, जरूर कुछ होटल्स तो इंडिपेंडेंट है। मैं अब बताना चाहता हूं, आने वाले समर में अप्रैल मई में देश में जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पूरा रूम्स बुक हो गया। इतना डिमांड है, अभी पूरा देश में रूम्स बुक हो गया। डोमेस्टिक टूरिज्म आने वाले दिन में भारत में बढ़ावा देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री रेड फोर्ट से बोले हैं हर परिवार 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन घूमना चाहिए कम से कम। ऐसी दृष्टिकोण से भारत सरकार काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, ये भी बताते कि जम्मू कश्मीर में इस बार 300 से ज्यादा मेंबर और पार्लियामेंट गए हैं। क्यों गए? मैं भी खुद मिला हूं। हुआ है और मैं जरूर कहूंगा शारजा की भी जो फ्लाइट कश्मीर से जाती थी उसको मेहरबानी करके फिर से शुरू करवाइए। सोगत राय जी। The minister has given a very long reply.
but I don't know if he studied the question before giving the reply. The question relates to negative growth in the tourism sector. The minister's reply deals with how they are developing rural tourism, then how they are developing wellness tourism without taking into consideration the holistic policy of tourism. I want to know from the Honourable Minister that you have said that there is negative growth. What in terms of numbers were the tourists from abroad in 2020, 21 and up to now 22? And what is your target for the coming financial year in reaching to the foreign tourists? As Farooq Sahib has said that fares are very high. So new thing is happening today. I saw in the papers that domestic tourist airfares will go up and foreign airfares will come down. What is the policy? Does the government have any policy to really raise the number of tourists traveling within the country or outside? देखिए, मैं डिटेल भी आज समय दिए तो बताना चाहता हूं। टूरिज्म इकोनॉमिक सही भी कोरोना के कारण, कोविड के कारण, नॉट ओनली इन इंडिया, एंटायर वर्ल्ड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे। टूरिज्म इकोनॉमी बहुत कम हुआ है। फर्स्ट फेज में 42.8% कम हुआ, सेकंड फेज में 15.5% कम हुआ इकोनॉमी, थर्ड फेज में 1.1% कम हुआ है। वैसा ही टूरिस्ट अराइवल्स विदेशों से फर्स्ट फेज में सिर्फ 93.3% कट हो गया, आए नहीं। सेकंड फेज में 79.5% कम हो गया, थर्ड फेज में 64.3% कम हुआ है। जॉब लॉस में भी पूरा हमारा पास स्टडी किया है, भारत सरकार के द्वारा अलग अलग नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा हम सर्वे करवाया। उसके सर्वे आधार पर मैं बोलता हूं जॉब लॉस भी अध्यक्ष जी सही बात है। पहला जो कोरोना के कारण नॉट ओनली इन इंडिया, एंटायर एवरी कंट्री, एवरी प्लेस ये टूरिज्म दृष्टिकोण से जॉब लॉस हुआ है। उसमें 14.5 मिलियन जॉब्स लॉस हुआ है। सेकंड फेज में 5.2 जॉब्स लॉस हुआ है, मिलियन जॉब्स। वैसे ही थर्ड फेज में 1.8 मिलियन जॉब्स लॉस हुआ है। इसीलिए पहला अपना बिफोर पैंडेमिक भारत में 34.8 मिलियन जॉब्स इस टूरिस्ट में डिपेंड होते थे, उसका कम हो गया। इसीलिए भारत सरकार प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म, डाइवर्टिंग आउटबाउंड टूरिस्ट टू डोमेस्टिक टूरिस्ट ट्रिप्स, टारगेट टू इंसेंटिव टू इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूटिंग मोस्ट टू टूरिज्म इकोनॉमी, प्रोवाइड टैक्स बेनिफिट्स, सब्सिडीज एंड इनकम टू इंडस्ट्री प्लेयर्स। मैं यही बताना चाहता हूं, ये टूरिस्ट डिवीजन जो है, जो मंत्री शाखा है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। इसलिए मैं आपके द्वारा सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इसको इंडस्ट्रियल स्टेटस देना चाहिए। कर्नाटका कुछ स्टेट्स दिया है, मध्य प्रदेश भी दिया है, महाराष्ट्र भी दिया है। इसलिए मैं सभी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस टूरिस्ट डिपार्टमेंट के एंकरेजमेंट करने के लिए, इंडस्ट्रियल स्टेटस देने के लिए मैं इस सभा के द्वारा सभी स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। धन्यवाद। श्री शशि थरूर जी। क्या है, कब बढ़ेगा? नो, कोई उत्तर नहीं। शशि थरूर जी। सर आप सुनिए कितना जॉब लॉसेस हो गया। Sir, I appreciate that the सारे minister वर्ल्ड is में हुआ concerned. जॉब लॉसेस। I appreciate that the minister is. I appreciate that the minister is concerned about the well-being of tourists, but he's also got to pay some attention to the well-being of the people in India who have to run the services that tourists use. For example, sir, in my state, the Contract Carriages Association, who run tourist buses, have been begging for the last 2 years of the COVID pandemic to please reduce their tax, reduce it by 30%. Nothing has been done, neither by the state government nor by the central government. And now the result is, sir, these people are selling their tourist buses below price because they cannot make a living, sir. Now, we are talking about improving tourism. How about the Indians who need to be helped at a time when unemployment is high, economy is going down, and we are not doing enough, sir, to support our people in order to be able to welcome tourists more effectively? जी, जो कोरोना के कारण जो इफेक्ट हुआ है टूर एंड ट्रैवलर्स, उनके लिए भारत सरकार हर टूरिस्ट ट्रैवलर्स को
जो भी भारत सरकार के रिकग्निशन रहते हैं उन सभी लोगों को 10 लाख रुपए करोड़ रुपए विदाउट इंटरेस्ट देना चाहते हैं। उसके साथ साथ और जो टूरिस्ट गाइड्स है उनको भी 1-1 लाख रुपए देने के लिए भारत सरकार ने निर्णय किया है। मैं पहले ही बता चुका हूं ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, फिर भी भारत सरकार जितना हो सकता है उतना स्टेट गवर्नमेंट को कोऑपरेशन करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए मैं स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इसी दृष्टिकोण में और आगे आकर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग पॉलिसी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 164 श्री रविंद्र कुशवाहा। क्वेश्चन नंबर 164। माननीय मंत्री जी। उत्तर सदन की पटल पर रखा गया है। माननीय सदस्य। मैं सबसे पहले माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का अभिनंदन भी करना चाहता हूं और उन्हीं से प्रश्न भी है। चूंकि हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में अभी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के आई है, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता के तरफ से आपका और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। और एक पूछना चाहता हूं कि ये IIT वाराणसी और नाइगाटा यूनिवर्सिटी जापान, ये दोनों विश्वविद्यालयों में संयुक्त अनुसंधान शिक्षा पर संगोष्ठियों के लिए छात्रों या संकाय सदस्यों के चयन हेतु क्या किसी समिति या बोर्ड का गठन कर दिया गया है? यदि हाँ तो उसका विवरण क्या है? और निष्पक्ष चयन हेतु क्या कोई मापदंड बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, आदरणीय सदस्य की जानकारी सही है। पिछले 1 फरवरी 2022 में BHU की IIT और निगाटा यूनिवर्सिटी जापान के अंदर रिसर्च की सेक्टर में एक MOU हुई है। विशेष करके जो पोस्ट कोरोना चैलेंजेस सबके सामने आई है, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, मटेरियल साइंस के ऊपर ऑप्टिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, ऐसे सारे फ्रंटियर एरिया में हर एक साल 3-3 विद्यार्थी 1 साल की अवधि के लिए दोनों यूनिवर्सिटी की जो तयशुदा मानक दोनों ने बनाई है, ऐसे साल भर के लिए जाएंगे। दोनों की खर्चा दोनों यूनिवर्सिटी उठाएंगे। इसमें जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में हमारी बहुत भरोसामंद मित्र है। ये MOU और विशेष करके हमारी जो NEP बनी है, NEP में दुनिया की क्वालिटेटिव इंस्टीट्यूशंस के साथ भारत की रिसर्च को ग्लोबल स्टैंडर्ड तक ले जाने के लिए हमारी इनिशिएटिव है। यूनिवर्सिटीज सारे स्वतंत्र हैं अपना MOU करने के लिए। उस दिशा में पूर्वांचल के और भारत के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन BHU IIT जापान के साथ MOU किया है। यह भारत की विद्यार्थियों के लिए आने वाले दिनों में मील की पत्थर साबित होगा। माननीय सदस्य, आप बहुत देर तक खड़े होकर बात कर रही हो। मैं सभी माननीय सदस्यों का आग्रह करता हूं कि सदन में बातचीत न करें। माननीय सदस्य जी। माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल के इलाके में, हमारे यहाँ जब से उत्तर प्रदेश में यशस्वी जोगी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है। और हम ये चाहेंगे कि क्या मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र है, जिसमें ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 12B स्टेटस मिल चुका है, और किसी अन्य देश के ऐसे ही विश्वविद्यालय के साथ ऐसा ही कोई समझौता करने का विचार सरकार रखती है, जिससे कि गोरखपुर एवं निकटवर्ती जनपदों के छात्रों को भी वैश्विक ज्ञान का लाभ मिल सके? यदि हाँ तो क्या विवरण है? अध्यक्ष जी, ये एक अलग प्रश्न है, लेकिन अगर आपकी अनुमति है तो मैं थोड़ा इसके एक विस्तार से उत्तर देना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रांत है
उत्तर प्रदेश हमारी देश की 1/5 पॉपुलेशन की आबादी रखता है और भौगोलिक इलाका भी इतना बड़ा है। जिस क्षेत्र से माननीय सदस्य आते हैं, सलेमपुर से, पूर्वांचल से, वहाँ गोरखपुर की उन्होंने नाम लिया मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ। वहाँ कई मामले में इन दिनों में भारत सरकार की इनिशिएटिव रही है, एम्स पहुंची है, बहुत सारे बेसिक वहाँ की जो स्वास्थ्य, पर्यटन, अर्थनीति के बारे में बहुत अच्छे काम हो रहा है। रिसर्च की दृष्टि से हम निश्चित रूप में उत्तर प्रदेश की जो प्रतिबद्धता देश के है, उत्तर प्रदेश को आगे लेने के लिए शिक्षा उसमें एक प्रमुख अंश है। पहले से ही गोरखपुर एक हमारी पूर्वांचल की प्रमुख शिक्षा पीठ है, उसको 21वीं सदी की एक आधुनिक शिक्षा पीठ बनाने के लिए इस सदन की अपेक्षा को निश्चित रूप में भारत सरकार पूरा करेगी। श्री रवि किशन जी, श्री गौरव गोगोई। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। यूक्रेन से बहुत से भारत के छात्र आज भारत वापस आए हैं और हम सभी को उनके भविष्य के बारे में चिंता है, विशेष रूप से कि वे बच्चे जो आज अपने शिक्षा में 5वीं या 6ठे सेमेस्टर में हैं, तो उनके भविष्य की शिक्षा के लिए भारत सरकार वर्तमान में मेडिकल एजुकेशन देखेगा। सर, मेडिकल भी है और दूसरे भी है, अगर इनके पास डिटेल्स है तो वो बता सकते हैं। तो उनके भविष्य के लिए भारत सरकार आज भारत के अंदर या विभिन्न प्रदेशों में जहां से वो आए हैं, यूक्रेन के निकट प्रदेशों में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, क्या उनके साथ कोई नीति या कोई वार्तालाप सोच रही है ताकि इन बच्चों का भविष्य में अंधकार न आए और इनकी जो शिक्षा है वो पूरी तरीके से संपूर्ण हो? शायद इसमें स्वास्थ्य विभाग भी जुड़ा हुआ है क्योंकि शिक्षा मंत्री है और ये सभी का चिंता है। मेरी आशा है कि इस पे शिक्षा मंत्री कुछ बोल पाएंगे। धन्यवाद। आप अध्यक्ष जी, आपने सही फरमाया, एक अलग प्रश्न है, लेकिन गौरव जी बड़े हमारे अच्छे मित्र हैं। कभी कभी प्रजातंत्र में अच्छे बातों को पसंद करना भी चाहिए। पहले तो मैं गौरव जी जैसे, विशेष करके गौरव गोगोई जिस विरासत से वो आते हैं और मैं व्यक्तिगत रूप में मेरा मित्रता है, मैं अपेक्षा कर रहा था वो उनकी पार्टी और सदन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को ऑपरेशन गंगा के लिए बधाई देना चाहिए। मैं आपको निवेदन करता हूं, ऑपरेशन गंगा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ, लेकिन 130 करोड़ भारतीयों की एक कलेक्टिव विजडम कैसे होती है अपने बच्चों के लिए, ये उसके प्रमाण है। जब ले ही आए हैं उनको, उनके भविष्य में भारत सरकार सामूहिक रूप में उनको डॉक्टर बनाने के लिए जो जो व्यवस्था रहेगी उसकी चिंता करेगी। आप उसमें अस्वस्थ रहिए। आज तो उनको संभालने के लिए, उनको शौक से निकालने की टाइम है। आप उस सभी लोग हम उसी में लगे। क्वेश्चन नंबर 165 चिन्नीलाल साहू। माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष जी, उत्तर सदन की पटल पे। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं प्रश्न किया था कि अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 में के तहत जो निजी और शासकीय विद्यालय है उसमें आर्थिक रूप से कमजोर जो बच्चे हैं उनके प्रवेश के संबंध में माननीय मंत्री जी के द्वारा जो जवाब आया है वो उससे मैं संतुष्ट हूं। लेकिन एक प्रश्न माननीय मंत्री जी से एक पूछना चाहता हूं कि सभी कक्षा 9 से 12वीं तक निजी एवं शासकीय विद्यालयों में सभी राज्यों में एक समान पाठ्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं क्या, और कब तक, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ जैसे प्रांतों के भी विद्यार्थी केंद्रीय स्तर पे तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा जैसे प्रवेश परीक्षा है उसमें वो अन्य प्रांतों के विद्यार्थियों के साथ उनके प्रवेश में सक्षम हो सकें। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत जो एक कमिटमेंट है गरीब बच्चों को सरकारी स्कूल के साथ साथ निजी और अनुदान, गैर अनुदान प्राप्त स्कूल में भी पढ़ाने के लिए ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है जिसमें 60% भारत सरकार अपना देनदारी देती है, 40% राज्य सरकारें देते हैं।
ये बड़े सफलता के साथ देश भर में चल ही रहा है। उन्हीं की सदस्य जिस राज्य से आते हैं, छत्तीसगढ़ से, वहां भी लगभग 2,76,000 विद्यार्थी अभी 2 साल से पढ़ रहे हैं। ये धीरे धीरे भारत सरकार ऐसे जो विद्यार्थी है उनको डीबीटी के माध्यम से, हमारी सरकार की वित्त विभाग की एक प्रायोरिटी है, सारे भारत सरकार की जो लाभ है उसको डीबीटी में पहुंचाए, उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। एक उन्होंने पूरक प्रश्न पूछा है, क्या देश भर में एक ही पाठ्यक्रम होगा क्या? शायद ये व्यवहारिक भी नहीं है, लेकिन जो मूल स्पिरिट है, अभी एनईपी में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनाने की काम शुरू हो गया है। सारे राज्य भी अपना अपना कैरिकुलम बना ही रहे हैं। इसमें एनईपी की जो एक ग्रेटर फ्रेमवर्क है, पढ़ाई के साथ कमाई, वोकेशनल एजुकेशन को, स्किल को महत्व देना, इसी में समानता लाने के लिए काम शुरू हुई है। और फिर मैं आपकी अनुमति से सदन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को इस बार धन्यवाद दूंगा। पहली बार बहुत वर्षों के बाद भारत सरकार की शिक्षा विभाग की खर्चा 1 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा हुआ है। ये सब इसी प्रकार की कल्याणकारी योजना में खर्चा हो रहा है। भारत सरकार भारत के बच्चों को 21वीं सदी में एक सक्षम नागरिक बनाने के लिए कटिबद्ध है। मनीष तिवारी जी। यस मनीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, वर्ष 2009 में यूपीए की सरकार जब ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानून लेके आई थी और जो प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स हैं उसमें 25% आरक्षण का जो प्रावधान किया था, उससे करोड़ों करोड़ों बच्चों को इस देश में फायदा हुआ है, उनको शिक्षा मिल पाई है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहता हूं कि इसमें एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल समस्या आ रही है, और वो प्रैक्टिकल समस्या ये है कि ये जो कानून है ये 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक है। जब बच्चा 9वीं क्लास में पहुंचता है और अगर किसी प्राइवेट अनएडेड स्कूल में है तो स्कूल उनको ये कहता है कि 10वीं क्लास से या तो आप फीस दीजिए या अपने बच्चे को स्कूल से निकाल लीजिए। अब वो जो माँ बाप हैं उनके पास वो प्राइवेट स्कूल की फीस देने की क्षमता नहीं है, और 9वीं क्लास में अगर वो अपने बच्चे को किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल से निकालकर किसी और स्कूल में लेकर जाते हैं तो वहां पे उस बच्चे का एडजस्टमेंट नहीं हो पाता। मैं मंत्री जी से आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये जो कानून है इसमें संशोधन करके ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से लेकर आप 18 वर्ष तक कीजिए, जिससे जो बच्चा नर्सरी में भर्ती होता है वो 12वीं क्लास तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सके। ये मेरा आपको सुझाव है। अध्यक्ष जी, देर सही दुरुस्त, यूपीए की क्रेडिट तो उन्होंने लिया 2009 की, लेकिन वो एक अष्टवक्र कानून उन्होंने लाया, उन्होंने आज स्वीकार किया। मैं मनीष जी प्रामाणिक आदमी है, उनको धन्यवाद। पार्टी के बारे में भी अच्छा भी बोल देते बीच बीच में, दिल की बात। उन्होंने कहा कि 2009 वाला कानून पर्याप्त नहीं था। मैं भी आज पार्लियामेंट सदस्य, आज पब्लिक पॉलिसी स्टूडेंट की मैं इसको स्वीकार करता हूं। 8वीं के बाद वो समस्या आती है। अध्यक्ष जी, शिक्षा एक राज्य की विषय, कॉन्करेंट लिस्ट में मासिक प्राथमिक शिक्षा राज्य की विषय है। भारत सरकार अपनी देनदारी देती है। कुछ निजी विद्यालय भी 9, 10, 11, 12 भी पढ़ा देते हैं। कानून में उसको परिवर्तन करना, राज्यों से चर्चा करना पड़ेगा, शेयरिंग की बात करनी पड़ेगी, लेकिन ये कंसर्न सबके सामने ध्यान में आई है। लेकिन जब हम पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी को होलिस्टिक, ये प्रश्न तो 2009 में भी सोचा जा सकता था। गरीब विद्यार्थियों को, अच्छा विद्यार्थी, अरे कई चीज सोच रहे, 1 लाख करोड़ वित्त, अरे मनीष जी, वित्त मंत्री जी अभी इस बार 1 लाख करोड़ रुपया दिए हैं, उसको भी धीरे धीरे सोचेंगे। अरे राजा जी, व्हाई यू आर जंपिंग? अरे लॉट ऑफ थिंग विल कम अप। कानी जी, अरे इट्स नॉट एनी इशू, प्लीज, आई एम नॉट यील्डिंग टू यू, प्लीज सिट डाउन। मनीष जी, आपका सुझाव अच्छा है, ये विषय सदन धीरे धीरे जैसे, लेकिन मूल विषय हमको सदन को समझना पड़ेगा, ये राज्य के विषय है, राज्य के विषय। भारत सरकार अपनी जवाबदेही ले रही है। हमें इस बार चीजों को धीरे धीरे बजट बढ़ाते बढ़ाते हम आगे बढ़ा रहे हैं। श्री टी.आर. बालू जी, योर लीडर टी.आर. बालू। सर,
On behalf of my leader, Dr. M.K. Stalin, Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, I profoundly congratulate Modi government, especially the Jai Shankar, who has brought all our students from Ukraine to Chennai. Now, sir, the problem arises. See, they have, in between the medical course, they could not continue and they came here in Tamil Nadu, elsewhere to India also. So my question is whether the students hailing from India who have gone for further studies to Ukraine could be taken to Russia. Using his Modi's clout with Russian government, is it possible to have them admitted in Russian universities and continue their study? That is my... If Russia, the same subject matter is dealt by Russian government. No. आपको भी इजाजत नहीं दी है. So my friend should could kindly answer in affirmative because the students' life should not be. See, all the people from Tamil Nadu who have gone for further studies are salaried people's sons. What's of ये विषय मेडिकल एजुकेशन का विषय है क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट मेडिकल मिनिस्टर के अंडर में आता है. मंत्री जी ने इसका जवाब ऑलरेडी पहले दे चुके हैं. No, he is a senior most minister, so he can. No senior, no junior. All minister equal. 166 श्री कृष्णपाल सिंह यादव जी. क्वेश्चन नंबर 166. अध्यक्ष जी, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है. माननीय सदस्य. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सर्वप्रथम तो मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कोविड वॉरियर कोर्सेज की निर्मित की, जिससे कि स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा व प्रशिक्षण लेकर कई युवाओं को कोविड पेशेंट्स की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ व उनको रोजगार भी उपलब्ध हुआ. माननीय मंत्री जी ने तो कोविड काल में जब ये पेट्रोलियम मंत्री थे तब भी मेरे क्षेत्र के लिए काफी राहत दी. CSR फंड से वहां पर ऑक्सीजन प्लांट, मोबाइल हॉस्पिटल, वेंटिलेटर्स, काफी सुविधाएं उपलब्ध कराई. उसके लिए मंत्री जी का पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद. माननीय, मेरा प्रश्न है, जो मैंने प्रश्न किया था उसके जवाब में माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है. प्रश्न क्या है आपका? माननीय, जो कोविड वॉरियर कोर्सेज चालू किए थे, करीब मेरे पूरे देश में ही चालू हुए. मेरे मध्य प्रदेश में करीब 130 कोर्सेज चालू हुए, पर मेरे लोकसभा क्षेत्र में गुना और अशोक नगर, जो कि ग्रामीण इलाका है, वहां पर इस तरह के कोर्सेज चालू नहीं हुए थे. तो मेरा माननीय मंत्री जी से यह आग्रह है कि गुना जैसे आकांक्षी जिला है और अशोक नगर ग्रामीण क्षेत्र है, तो ऐसे क्षेत्र में कोविड वॉरियर कोर्सेज के सेंटर, स्किल सेंटर्स खोलने का आगे कोई इस तरह का विचार है क्या? अध्यक्ष जी, आदरणीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि जो देश भर में लगभग हमारी टारगेट था कि 2 लाख कोरोना वॉरियर कोर्स, क्रैश कोर्स हम लोग शुरू करें. उसमें अंत तक ऑन जॉब ट्रेनिंग वाला ये कोर्स था. 1,18,386 कैंडिडेट सफलता के साथ ट्रेंड हो चुके हैं. उसमें मध्य प्रदेश में 130 सेंटर के अंदर 10,718 और माननीय सदस्य जो गुना जिले के बारे में बात कहा, गुना जिले में 2 सेंटर में 208 नौजवानों को ऑन जॉब ट्रेनिंग दिया गया है. वो तो एक इमरजेंसी की व्यवस्था के लिए था. आगे धीरे धीरे हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी बना के उस जिले की जो आवश्यकता है और जिले से लोग जहां काम करने थे उस प्रकार की स्किलिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं. आपका सुझाव सही है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाकर उनके सुझाव के आधार पर ही काउंसलिंग कराएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. हाँ, माननीय सॉल्यूएंट पूछना चाहते हैं? माननीय मंत्री जी, कौशल विकास, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इसके तहत वाकई में कई युवाओं को उनकी प्रतिभाओं को निखारा गया है.
कई कोर्सेज से उन्हें रोजगार भी उपलब्ध हुआ है और ऐसे रोजगार मेले हर जिले में लगातार लगते हैं और शायद सभी सांसद उन मेलों में जाते हैं। मैं अपने क्षेत्र के युवाओं की तरफ से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। इसके साथ साथ माननीय मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अभी सरकारी अस्पतालों और कोविड सेंटर्स में सेफ्टी ऑडिट की शायद बहुत ही जरूरत है। कई बार देखने में आया है कि आईसीयू, इमरजेंसी वार्ड, कई जगह इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट के कारण कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो मेरा माननीय मंत्री जी से ये आग्रह है और निवेदन है, क्या कोविड सेंटर्स और हॉस्पिटल्स की सेफ्टी ऑडिट के लिए आवश्यक टेक्नीशियंस के लिए स्किल डेवलपमेंट हेतु कोविड वॉरियर कोर्सेस में कुछ ऐसा प्रावधान करने का आगे विचार है क्या? जी, ये अध्यक्ष सदस्य ने अच्छा प्रश्न उठाया। जैसे जैसे हमारी स्वास्थ्य विभाग इस बार जो चैलेंज आई, हॉस्पिटल, इक्विपमेंट्स, ऑक्सीजन, इस प्रकार की जब नया नया चीज आ रहा है, उसकी सुरक्षा भी एक चिंता बढ़ा रही है। उस दृष्टि से भारत सरकार विशेष करके एनसीबीटी संबंधित स्टेक होल्डर से चर्चा करके नए नए कोर्स भी हम बना रहे हैं। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। इसमें भी जो मेडिकल सेफ्टी, मेडिकल इक्विपमेंट्स की और हॉस्पिटल की सेफ्टी सिक्योरिटी की ऑडिट का जो स्किल ट्रेंड चाहिए, उसको भी हम कोर्स को खोलना चाहेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी कि आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी। सरकार ने कोविड वॉरियर्स के क्रैश कोर्स की अच्छी योजना बनाई। हमने पिछले 2 वर्षों में ये भी देखा है कि कोविड वॉरियर्स के साथ साथ आशा वर्कर्स ने भी अच्छा काम किया है और उनकी संख्या पूरे देश में मुझे लगता है कि 10 लाख से भी ज्यादा है और आज वो सब एडॉक बेसिस पर कार्यरत है और बहुत वर्षों से रेगुलराइजेशन और पे स्केल बढ़े, इसके लिए मांग कर रहे, आंदोलन कर रहे। मेरे मंत्री जी से ये प्रश्न है कि इस कोर्स में कितने आशा वर्कर्स ने एनरोल किया और क्या सरकार इस कोर्स के माध्यम से आशा वर्कर्स के लिए एक डेडिकेटेड रीस्किलिंग या अपस्किलिंग के लिए कोई प्रावधान करेगी क्या, जिससे उनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिल सके? अध्यक्ष जी, इसकी जो लगभग 1,18,386 ऑन सर्विस, ऑन जॉब जो ट्रेन किए, उसमें आशा कितने हैं अभी तो तथ्य मेरे पास नहीं है, मैं सदस्य को बता ही दूंगा। लेकिन ये बात सही है, सारे कामों में जो मैन पावर लग रहा है उसकी अपस्किलिंग, रिस्किलिंग की निरंतर आवश्यकता है। भारत सरकार की योजनाएं उस दिशा में काम कर रही है। श्री 167 श्री मोहन भाई कुंडारिया। माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रखा है। राजेश चुड़ासना जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वन्य जीवों द्वारा फसलों और किसानों को और फसलों मवेशियों को नुकसान पहुंचाए जाने की संख्या में पिछले काफी समय से वृद्धि हुई है। सरकार द्वारा किसानों और उनके परिवार को नुकसान का मुआवजा तो दिया जाता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि इस समस्या के समाधान और मुआवजा की राशि में वृद्धि के लिए राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि नहीं? यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है? यदि नहीं तो केंद्र सरकार द्वारा इसके ऊपर विचार किया जाएगा कि नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, वन्य जीवों के द्वारा 2 तरह के नुकसान रहते हैं। एक सामान्य रूप से जो वहां रहने वाले लोग हैं, मैन ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के कारण वहां पर उनकी जान को खतरा होता है या दुर्घटना के कारण वो घायल वगैरह होते हैं, उसके लिए मुआवजे का प्रावधान हमारे मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर किसी की मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपए, और अगर ग्रेवियस इंजरी होती है तो 2 लाख रुपए, माइनर इंजरी होती है तो वो उस घटना के हिसाब से दी जाती है। अन्य राज्य सरकारों के द्वारा इस पर अन्य एडिशन राशि को भी दिया जाता है। लेकिन जहां तक फसलों के नुकसान की बात है, फसलों के नुकसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों के नुकसान की राशि प्रदान की जाती है, जो मुख्यतः राज्य सरकारों के द्वारा ही वितरित की जाती है। श्री ए राजा जी। In my constituency, the human-animal conflict is a big issue in Nilgiris. Sir, I have come across personally 3 persons were consecutively in a 1 month period were attacked by tigers, and those who lost life were at risk. Sir, what happened administratively, as per your advisory,
any direction or any disposal or final decision has to be taken, if your chief wildlife warden of the concerned state has to go to the area and he has to discuss with the collector and Gram Panchayat and the district forest officer. For this, numerous days are being taken to have a final decision. Meanwhile, we have to lose the loss of lives. Sir, my humble suggestion is, if any new advisory is going to be issued in such a manner, the local district collector, district magistrate and the district forest officer with the consultation with Gram Panchayat, the final decision has to be taken whether such animal has to be removed or they have to be taken care of somewhere, shifted to somewhere else. Final relocated. Final decision is now with the government. The government has to go to the remote area. My constituency is 300 kilometers away from Chennai. So chief wildlife warden and chief conservator of forest, secretary of the forest, with the consent of the forest minister has to go and have a discussion, for which 15 days is not enough. Meanwhile, lot of people are going to be taken. So this is a serious issue, must be addressed properly, sir. New advisory. माननीय अध्यक्ष महोदय, जो फरवरी 2021 में हम लोगों ने गाइडलाइन जारी करी थी, उसमें हम लोगों ने ये भी कहा था कि जहां पर कन्फ्लिक्ट तुरंत होता है, कुछ एडहॉक राशि पहले तुरंत उपलब्ध करा दी जाए, ताकि जो मरने वाले जो हैं उनके आश्रितों को तुरंत राशि मिले, बाद में उसका निष्पादन होता रहे। और इसके लिए हमने स्टेट लेवल पे कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। अगर तमिलनाडु की कोई बात है तो हम तमिलनाडु गवर्नमेंट से बात करेंगे कि वो इतना इनइफेक्टिव क्यों है। नहीं, एक जंगली जानवर से जो फसल नुकसान होती है ना, उसके लिए भी एक विस्तृत गाइडलाइन होनी चाहिए। आपने भी लिखा है, उस उत्तर में लिखा है कि 1 मिनट, जंगली जानवर के अंदर जो फसल नुकसान, उसकी गाइडलाइन ग्राम पंचायत को आपने अधिकार दिए हैं, उसकी एक व्यापक रूप से गाइडलाइन फिर प्रदेशों को चले जाए। जी, निश्चित रूप से मंत्रालय इसकी गाइडलाइन को जारी करेगा। प्रश्नकाल समाप्त। जी, माननीय सदस्यगण, स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, आइटम नंबर 3, श्री पंकज चौधरी जी। मैं आपकी कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लिखित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4, श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल। With your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 4 in today's list of business. आइटम नंबर 5, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी। नहीं, सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर रखता हूं। 6, श्रीमती रेणुका सिंह जी। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम से सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखना चाहती हूँ। आइटम नंबर 7, श्री BL वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमांक हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 8, डॉक्टर सुभाष सरकार जी। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यावली सूची की क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 9, डॉक्टर भागवत कराड़ जी। Sir, I rise to lay the papers mentioned against my name in the list of business for today. Thank you. आइटम नंबर 10, श्री मेघवाल जी। धन्यवाद ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, with your kind permission I present the 29th report of the business advisory committee. Thank you. आइटम नंबर 11, श्रीमती जसकौर मीणा जी। माननीय सभापति जी, आपकी आज्ञा से मैं आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 11 पे मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध रेल संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन हिंदी व अंग्रेजी संस्करण को सभा पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 12, श्रीमती रमा देवी जी। माननीय सभापति महोदय,
मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी अस्थायी समिति 2021-22 के जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगे 2022-23 पर 30वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण जैसा कि आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 12 पर सूचीबद्ध है, मैं प्रस्तुत करती हूं। आइटम नंबर 13 श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं गृह संबंधी अस्थायी समिति के निम्नलिखित 2 प्रतिवेदनों को एक एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी सभा पटल पर रखता हूं। 1. गृह मंत्रालय के अनुदान मांग 2022-23 संबंधी 138वां प्रतिवेदन। 2. उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के अनुदान मांग 2022-23 के 239वां प्रतिवेदन सदन पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। नंबर 14 श्री सुनील मेढे जी। Honorable Chairperson, I rise to lay on the table a copy of each of the 314th, 315th, 316th, 317th and 318th reports of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture listed against my name at serial number 14 in today's order of paper. नंबर 15 डॉक्टर सुभाष सरकार जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की क्रम संख्या 15 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित कार्य में श्री गोपाल जी ठाकुर माननीय सांसद द्वारा 7 फरवरी 2022 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 905 मैथिली भाषा में CTET परीक्षा के उत्तर में शुद्धि करने के बारे में वक्तव्य देता हूं। संशोधित उत्तर CTET को सलाहकार और कार्यान्वयन समिति ने 24/4/2014 को आयोजित अपनी चौथी बैठक में केवल उपरोक्त भाषाओं के साथ यह परीक्षा जारी रखने का निर्णय लिया। नमस्कार। आइटम नंबर 16 श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची की क्रमांक संख्या 16 पर उल्लेखित मेरे नाम के सामने दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट के लिए सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु लोकसभा की 2 सदस्यों की निर्वाचन प्रस्ताव में सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है कि श्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 17 श्री ब्रजेंद्र सिंह जी। I beg to move that this House do extend up to the 3rd of June 2022 the time for the presentation of the report of the Joint Committee on the Biological Diversity Amendment Bill 2021. प्रश्न यह है कि श्री ब्रजेंद्र सिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 18 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Sir, I rise to present a statement in Hindi and English, both versions, of estimated receipts and expenditure of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the year 22-23. Number 19 again, Madam. Sir, I rise to present a statement, Hindi and English versions, showing the supplementary demand for grants in respect of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the year 21-22. Item number 20 G. Sir, I rise to again present a statement, Hindi and English versions, showing supplementary demands for grants, third and the final batch for 21 and 22. Item number 21, Shrimati Nirmala ji. Sir, I rise to present a statement again in Hindi and English versions, showing demands for grants, excess grants for 18 and 19. मान्य सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन मान्य सदस्यों के 377 के अधीन मामले स्वीकृत किए गए हैं वह कृपया निर्धारित समय में उनको पटल पर पहुंचा दें। आइटम नंबर 23 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। So this is a motion. I rise to move that this House
do suspend Rule 205 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, which provides that there shall be no discussion of the budget on the day it is presented to the House in its application to discussion of the budget for 22-23 and supplementary demands for grants for 21-22 of the Government of Union Territory of Jammu and Kashmir to enable the same-day presentation of and discussion on the budget. Shri Manish Tiwari ji. Mr. Chairperson, sir, I rise to oppose this motion. If we look at Rule 205, Rule 205 says there shall, the word used is shall, be no discussion of the budget on the day on which is presented in the House. Mr. Chairperson, sir, that while Rule 388 provides for the suspension of rules on a motion moved by any of the members, my submission is that there are certain rules which form the basic structure of the rules of procedure for the conduct of business of this House and are therefore beyond the amending power of the House. Similarly, like certain features of the Constitution have been held by the Supreme Court in Keshav Nand Bharti's case to be beyond the amending power of Article 368, which applies to this House. Similarly, there are certain rules which are sacrosanct because the scrutiny of budgets is the primary responsibility of this House. And in the case of Jammu and Kashmir, which does not have an elected legislature, and this House substitutes itself for the legislature of Jammu and Kashmir, that duty becomes even far more compounded. So therefore, under those circumstances, my objections are twofold. My first objection is I want a ruling from the chair that whether Rule 205 is within the scope of amendment as proposed by Rule 388 or it is beyond the amending power because it constitutes the basic structure of these rules. Number two, my submission is, Mr. Chairperson, that the budget which the Honourable Finance Minister has presented, it is a serious document, it is an important document. We should be given time to study it. So therefore, heavens will not fall that rather than have the discussion now, we don't even have the budget in front of us. We don't have the papers in front of us. What are we supposed to discuss in the House when we don't even have the papers in front of us? If this rule is, if this motion is carried, if this motion is carried and it is suspended, what is this House going to discuss? Where are the papers? Where is the budget? So under those circumstances, my submission is, heavens will not fall. Please allow us time. Let us have this discussion tomorrow. But more important than that, Mr. Chairperson, sir, I want a ruling from the chair whether Rule 205 can at all be suspended because it constitutes basic structure of the rules. Thank you. Thank you very much. Please. We have given notice, that's why. Sir, I have given notice of my objection in allowing this motion of Rule 205 of the Rules of Procedure and Conduct of Business. I fully support the observations made by Sri Manish Tiwari ji. Regarding Rule 205 is very specific that there shall not be. I would like to reiterate Rule 205, that is, there shall be no discussion. There shall be no discussion of the budget on the day on which it is presented to the House. Today, Madam has now presented the Jammu Kashmir budget for the year 22-23. Yes, we fully agree with it. So there cannot be a discussion on the same subject matter today. That is the first objection. Why? Because the Constitution of India provides for the scrupulous scrutiny of each and every penny which is being spent out of the Consolidated Fund of India. That is to be approved by the Parliament. Each and every penny out of the Consolidated Fund of India has to be approved by this Parliament. This is the right of the Parliament, right of the members of the House. We don't have a budget. Now, at present, just now, Madam has presented the budget.
We don't have the copy. Now we have to go to the publication counter and get the copy of the budget and see whether the Jammu Kashmir interest is being protected. So nowhere this motion can be allowed, number one. And number two is regarding 250, sir, Rule 15, Rule 215 and Rule 216. That is my second objection. That is a point of order for which I am seeking a ruling from you. Sir, because the order paper, the list of business shows that if item number 23 is carried on, Chairman, sir, kindly see, if item number 23 is, if this motion is carried on by this House, then item number 24 to 26 will be taken together for discussion. If item number 23 is carried on, if this motion is carried by this House, then we are going to take this 24 to 26 will be taken together. Sir, I am coming to two provisions, 215 of the Rules of Procedure and 216 of Rules of Procedure. I am reading Rule 216 of the Rules of Procedure. The debate on the supplementary grant shall be confined to the items constituting the same, and no discussion may be raised on the original grants, nor policy underlying them, save insofar as it may be necessary to explain or illustrate the particular items under discussion. Sir, 216 is very clear that the original demands for grants shall never be discussed with the supplementary demands for grants. Yes, I do expect that if the Speaker has ample right to suspend the rule, that I will agree. But there is a specific provision in the Rules of Practice and Conduct of Business by virtue of Rule 216. Original grants for demands shall never be discussed with the supplementary demands for grants. Sir, kindly see item number 2, all these original demands for grants or original budget is there, along with supplementary demands is also there. Supplementary demands and original grants shall never be discussed together. That is Rule 216. Rule 205 is a mandatory provision by virtue of the Constitution of India. It is having a constitutional backing also, because budget is the annual revenue expenditure that has scrupulous scrutiny of the budget provisions is required, for which time is required. Hence, my submission is, in no way this motion be carried. I strongly oppose this motion. जी जी धन्यवाद. देखिए माननीय सदस्यगण, आपने अपनी आपत्ति दर्ज कर दी है. आज के बिजनेस के अंदर यदि ये एजेंडा स्वीकृत हुआ है तो निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से स्वीकृत हुआ है, और जैसा ऑनरेबल मेंबर ने भी कहा कि उनका अधिकार है और इस पर ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं. आपने आपत्ति दर्ज कर दी. प्रश्न यह है कि श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ. आदरणीय बालू जी, 0 hour begins now, please. You were asking to give some chance, now please start. No problem, sir. Please. Sir. I have told that यदि ऑनरेबल स्पीकर उन्होंने इसको एजेंडे में लिया है तो ये फाइनल है. इट्स ऑल. आपने भी इस बात को कहा उनका अधिकार है, उस अधिकार को मान्य करना ही चाहिए. उस पर कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है. बालू साहब, सर, आप पर तो बोलिए ना. 0 hour, प्लीज. Sir, Government of India is the largest employer of the country. Government of India is the largest employer. Sir, more than 22.55 crores organized employees are there in this country. And they are contributing EPF. Sir, in 2016, according to 7th Pay Commission, the employees are entitled to get 18,000 rupees as minimum wages. But Government of India has not come forward to extend 18,000 and divided by 2, 9,000 as pension per month. That means 9,000 rupees pension per month. They have to extend. But Government of India has not given any consent to 9,000. But they slashed to 3,000. Even after slashing to 3,000, they are not extending 3,000.
They are extending only the minimum pension is 1,000 rupees only. I don't know what is the reason behind it. Now, adding insult to the injury. Yesterday, or day before yesterday, they have slashed the interest from 8.5% to 8.1%. It is the most dangerous issue which the EPF committee has agreed to 8.1%. This is not good, sir. I demand the EPF committee should restore 8.5% interest on EPF, and at the same time, they should give a minimum pension of 3,000 what they have agreed during the discussion with the labour sir. Thank you, sir. सर हमारा सुदीप्ता को बोलने दीजिए सर. जीरो आवर में बोलना चाहते हैं क्या सुदीप्ता? जीरो आवर में कोई विषय रखना चाहते हैं क्या? वो विषय पूर्ण हो चुका. कल्याण दा बैठिए आप, प्लीज बैठिए कल्याण दा. जीरो आवर में कोई सबमिशन आपका हो, नहीं केवल जीरो आवर में कोई सबमिशन हो तो प्लीज. Yes, issue which was raised by Manish Tiwari. Sir, today this issue was discussed on the advisory committee meeting in the BSc. Sir, listen now. Sudeepta, it is not question of zero hour now. This issue was discussed. No. That is over now. Sir, आप सुनिए ना पहले expand कर देंगे बाद में. This issue was discussed in the business advisory committee. The minister was also present. Their honorable speaker agreed that without circulation of the budget speeches to the members, how they can take part in the discussion. So he said that the decision has been adopted. At least 2 hours minimum time to be given for studying the budget. And then only the discussion can start. Nothing is going on. Otherwise, this discussion Sanjeev Kumar Shingri. After 2 hours, it will be discussed. After 2 hours, it will be discussed. आपका कोई नोटिस भी नहीं है और वो विषय पूरा भी हो चुका है. कल्याण साहब बैठ जाइए. डॉक्टर संजीव कुमार शिंगरी है क्या? After 2 hours, डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव जी प्लीज. Nothing will go on record except that of श्री कृष्णपाल यादव जी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, जो आपने मुझे इस शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया. सर्वप्रथम तो मैं भारतीय जनता पार्टी के इन 4 राज्यों में प्रचंड जीत के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, सम्माननीय श्री अमित शाह जी व वरिष्ठ नेतृत्व व कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं. माननीय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरे द्वारा रखी गई मेरे संसदीय क्षेत्र गुना लोकसभा की क्षेत्रीय मांगों को स्वीकृति प्रदान की, परंतु प्रशासनिक व अन्य कारणों से उन योजनाओं का व स्वीकृत सुविधाओं का क्रियान्वयन आज तक नहीं हो पाया है, जिसमें से प्रमुख रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में एनएचएम के माध्यम से सभी जिला अस्पतालों के चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि, अशोक नगर में केंद्रीय विद्यालय का निर्माण, शिवपुरी में क्रांतिवीर तात्या टोपे जी का विश्व स्तरीय संग्रहालय का निर्माण, गुना में पासपोर्ट सेवा केंद्र का निर्माण, शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क में टाइगर सफारी संचालित करना, माननीय और भी अन्य कई कार्य जो स्वीकृत हुए हैं पर धरातल पर ठीक से आज तक क्रियान्वयन नहीं हुआ है. आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रही देरी को तत्काल संज्ञान में लेकर गंभीरता से विचार करते हुए उचित व आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें. धन्यवाद. श्री पीवी मिथुन रेड्डी जी. Sir, thousands of students from Andhra Pradesh who've been pursuing their medical education in Ukraine, they have been evacuated from Ukraine. Sorry, not only Andhra Pradesh, throughout the country, thousands of students have been brought back, and their future is very uncertain. So we don't know when things will come back to normalcy. And most of them are poor students, sir. Their parents have put their lifetime earnings into this. So through yourself, I demand the government, these students may be relocated in the Indian colleges, sir. But the tuition fees or the medical fees are very high in our country, sir. So it should be on par with or where it is feasible for them to get admitted here. The government should devise a mechanism.
as a one-time case, all the students who have come back, sir, they should be relocated in various colleges in the country. And also, sir, the government should take steps to put more medical colleges, and they should also encourage states where they are constructing new medical colleges. Thank you, sir. Shri Margani Bharat ji. Shri Margani Bharat ji. Shri Harish Dwivedi ji. जी हरीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति जी। सभापति जी, मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बस्ती सहित संपूर्ण उत्तर प्रदेश में छुट्टा पशुओं से होने वाली समस्याओं की ओर दिलाना चाहूंगा। महोदय, छुट्टा पशुओं की वजह से विशेषकर किसान भाइयों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे पशु मेरे संसदीय क्षेत्र बस्ती के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान भाइयों की खड़ी फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसानों की गाढ़ी कमाई और खून पसीने की मेहनत बर्बाद हो जा रही है। साथ ही साथ छुट्टा पशु गली मोहल्ले से लेकर व्यस्त सड़कों, विशेषकर हाईवे आदि पर दुर्घटना व यातायात जाम का कारण बन रहे हैं, जिससे राहगीरों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः उपरोक्त समस्या की गंभीरता को देखते हुए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि मनरेगा निधि के अंतर्गत प्रत्येक गांव में गौशालाओं का निर्माण कर उनमें छुट्टा पशुओं के रहने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे किसानों के फसलों का नुकसान होने से बचाया जा सके। धन्यवाद। श्री राजमोहन उन्नीथन जी। जी सर। While we are rightly focusing on saving lives in Ukraine, I would like to take this opportunity to remind about the living. The incident that unfolded in Ukraine on 25th February 2022 have left the whole dumbstruck. The crisis is one that Indians cannot ignore owing to sizable population of Indians who live in Ukraine. According to the data tabled by the Ministry of External Affairs in 2021, India had over 18,000 students enrolled in various universities in Ukraine. Almost a quarter of international students in Ukraine are Indians, more than Russia and France. The government of India claimed that over 15,920 Indian nationals have been brought back to India on 76 flights under the evacuation mission Operation Ganga. However, more than 1,000 students, mostly Keralites, are still trapped in Sumy. They are waging a grim battle for survival with supplies depleting, fast exit routes to safety blocked by fierce fighting. So I request the Honourable External Minister to take necessary and quick steps to bring back the Kerala students stranded in Sumy. As all we know, their life is at stake in Ukraine. It is also a fact that thousands of Indian students returning from war-torn Ukraine are facing the issue of rehabilitation. The course of events in Ukraine has dashed their hopes and dreams. It is difficult to predict how long it will take for things to return to normalcy in the country, and how long it will take for the stranded students at various stages of education to complete their education. So I request the government of India to let the Indian students from the Ukraine complete their MBBS and pursuing other streams or in Indian universities. If they are accommodated in Indian colleges, their careers won't be geo-paradise. If not, their future will be in peril. Thank you very much, sir. Shri N.K. Premchandran ji. Thank you, Chairperson, sir. Sir, I would like to draw the attention of the Honourable Labour Minister, Bhupendra Singh Yadav ji, regarding the ESI ceiling limit. Sir, ESI Corporation, that is Employee State Insurance Corporation, is one of the major social security scheme, which is benefiting lakhs and lakhs of workers in our country, both in the organized sector as well as in the unorganized sector. But it is quite unfortunate to note that the wage ceiling limit for the entitlement of ESI benefit scheme is rupees 21,000 per month. This 21,000 per month was fixed in the year 2017, January 1. Subsequent to 2017, January, so many revision of wages have took place, so many long-term agreements have come to place, and the living index has also increased like anything. But because of the salary has been enhanced, wages has been enhanced, lakhs and lakhs of workers were now out of the purview of the employees' state insurance scheme. So there is a proposal which is pending before the Labour Ministry,
that the ceiling limit, wage ceiling limit has to be enhanced up to an amount of 50,000 or whatever it may be. So I urge upon the Honorable Minister to kindly respond whether the government is thinking to enhance the wage ceiling limit of ESI entitlement. If that be, please respond to this. I urge upon the government to enhance rupees 21,000 per month to 50,000 so that lakhs and lakhs of workers in the organized as well as unorganized sectors will be benefited by means of the ESI scheme. Now, ESI scheme is one of the best schemes prevailing in our country, getting super specialty treatment, even liver transplantation, everything is being getting. So kindly enhance the wage ceiling limit up to 50,000 rupees. Please respond, sir, because this is a very important issue as far as the workers are concerned. Sir, please. Sir, Chairman, sir. सरकार के द्वारा नया सोशल सिक्योरिटी कोड आया है और हम ये जानते हैं कि सोशल सिक्योरिटी कोड जो सरकार नया लेबर कोड पास किया है उसमें ईएसआईसी का दायरा और स्कोप बढ़ने वाला है और विभिन्न राज्यों में सोशल सिक्योरिटी कोड के अंतर्गत नियम बनाने का काम जारी है। केवल सोशल सिक्योरिटी कोड आने के बाद संगठित क्षेत्र नहीं, असंगठित क्षेत्र, गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर जैसे जो लोग हैं वो भी स्कीम में व्यापक रूप से स्वीकार किए जाएंगे। श्रम मंत्रालय द्वारा इसके फ्यूचर कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए विभिन्न सब कमेटियों का गठन किया गया है, विभिन्न निर्णय बोर्ड के द्वारा लिए गए हैं और हम जानते हैं कि माननीय सदस्य महोदय ने भी जिस प्रकार कहा है कि वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है, हम इसको सोशल सिक्योरिटी कोड के अंतर्गत विस्तृत करने का वैसे ही कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर सुजय राधाकृष्ण जी, डॉक्टर सुजय राधाकृष्ण विखे पाटिल, श्री बालू भाई धानोरकर जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महाराष्ट्र के चंद्रपूर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में संचालक मंडल का कार्यकाल 2012 से 2017 तक खत्म होने के बावजूद 2021 तक 2 बार नौकर भर्ती में आर्थिक घोटाले होने पर 2 क्रिमिनल केसेस दर्ज है। हाल ही में मार्च 2022 को महाराष्ट्र सरकार के सहकार विभाग ने 165 पदों को नौकरी भर्ती की मंजूरी दी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के जून 2021 के जारी आदेश में जिन जिला बैंकों के संचालक मंडल का कार्यकाल पूरा हुआ वहां प्रशासक नियुक्त करे और चुनाव हो, लेकिन सीडीसीसी बैंक पर प्रशासक नियुक्त नहीं किया। इसी बैंक ने जनरल मैनेजर पर धोखाधड़ी के 2 क्रिमिनल केसेस दर्ज होने पर भी रिजर्व बैंक, नाबार्ड और सहकार विभाग के गाइडलाइन की अवहेलना करके 2021 को जीएम नियुक्त किया। इन सब बातों पर कंप्लेंट होने पर भी महाराष्ट्र सरकार के सहकार विभाग ने कोई कार्रवाई सीडीसीसी बैंक पर नहीं की है। अध्यक्ष महोदय, एपीजी सीपीआर घोटाला देश के सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला है। 2014 के बाद 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बैंक धोखाधड़ी हुई है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम सभी जानते हैं कि गुजरात राज्य से एक विशेष व्यवसायी है जिसे 2014 से सत्ता परिवर्तन के बाद एबीजी समूह को सबसे अधिक लाभ बैंकिंग धोखाधड़ी से हुआ है और इसी समूह को विशेष सुविधा के साथ जमीन भी दी गई थी। फिर भी सीबीआई के उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए 2 साल से अधिक समय लगा। मेरी सरकार से दरखास्त है कि सरकार और सहकार मंत्री जी क्या इसकी जांच के आदेश देंगे? धन्यवाद। श्री सौगत राय जी। Sir, in the 0 hour I rise to oppose the privatization and disinvestment policy of the government of India. The government should not take whatever victories the ruling party has had in assembly election to ride roughshod on the workers. Already it has shown its teeth by reducing the interest rate in Provident Fund from 8.5% to 8.1%. Now, our fear is that with this victory, the government will go for indiscriminate privatization of public sector in selling the family silver. The Finance Minister mentioned in her budget speech that Air India has already been disinvested. Neelachal Ispat Nigam has been selected.
The public issue of the LIC is expected shortly. 2 banks, nationalized banks, are soon to be privatized. And not only that, I have got a list of 36 public sector undertakings which are listed for strategic disinvestment. They include Alloy Steel Plant, Bharat Petroleum Corporation, BEML Project Development, Ferroscrap Nigam, Bhadravati Steel, Bengal Chemical, ITDC, Hindustan Antibiotics, and all that. So the government is planning to sell all the airports to private parties. It is planning to sell the port to private parties. And in a big way, it is going for the disinvestment in the railways. On behalf of people in my state, we oppose this indiscriminate policy of privatization. This is anti-labor, and corporations built up with people's money over the year is going to be given to private sector, who include Adani's, Ambani's, and now Tata's, who are the new favorite of the government. I totally oppose the disinvestment of public sector undertakings, including banks, railways, LICs, airports, ports, and big industries in the public sector. राजन बाबूराव विचारे जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ठाणे रेलवे स्टेशन के पूर्व की ओर मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब का निर्माण, जिसकी परियोजना की लागत 260 करोड़ रुपए है, जिसमें 50% राशि ठाणे स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा और 25% राशि राज्य सरकार और 25% राशि ठाणे कॉरपोरेशन खर्च करेगी। ठाणे रेलवे स्टेशन स्थान पूर्व दिशा में 2.4 किलोमीटर की लंबाई का उन्नत एलिवेटेड बस मार्ग, 18,000 स्क्वायर मीटर उन्नत बस डेक का निर्माण ठाणे स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। मैं उन्नत बस डेक के ऊपर मध्य रेलवे के भविष्य में 16,000 स्क्वायर फीट मीटर की व्यावसायिक इमारत का निर्माण करने, जिसका फायदा रेलवे को मिलेगा। इस परियोजना में 110 कार व 130 टू व्हीलर वाहनों का पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। सेटिस के निर्माण के से यातायात की भीड़ कमी के साथ पैदल चलने वाले की बस पकड़ने में भी आसानी होगी। इस परियोजना तक का 40% कार्य पूरा हो चुका है और 39% राशि भी मिल चुकी है। इस परियोजना 2 अक्टूबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेलवे मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस परियोजना के बचे हुए काम को समय से पूरा करें और परियोजना में आवास और शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ठाणे स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा मिलने वाली 50% निधि जल्द से जल्द उपलब्ध करने हेतु और परियोजना से संबंधित रुकावटों को भी जल्द से जल्द पूरा करने की संबंधित मध्य रेलवे विभाग को जरूरी दिशा निर्देश देने की कृपा करें। धन्यवाद। श्री के सुरेश जी। Thank you, sir. Sir, the impact of the raging war in Ukraine on the lives of Indian students and other citizens remain a humanitarian and ethical issue to be dealt by the government, as they have survived a war and are victims of the war due to loss of education, abrupt halt in studies, and uncertain future, compounded by looming debt traps of families who took loans from securing the future of their children. Sir, the government must devise and establish a comprehensive policy for ensuring the future of students and guarantee their education to be unaffected, and compensation granted to the students for their losses and their emotional, physical well-being restored. Thus, the government announcement that students who return from the Ukraine
will be able to complete their education in India after screening test. And this entire process must be constricted in a student-friendly manner, where the condition of students who are suffering trauma must be given consideration. The majority of students who have returned from Ukraine, their families are starring the significant debits, and by taking note of the situation, that is an act of war, which neither the student nor their families could foresee and is absolutely unexpected. By taking this fact into consideration, their education loan must be waived. The students who have faced emotional trauma must be provided with a specialized care to help them overcome the terrifying experience they had to face the battle zone. The students must also be given supporting hand by the government to find their own livelihood. By sensing the shortcoming in coordination and evacuation mission, the government must appoint a student welfare wing in every embassy and consular office of Indian foreign countries that will be function round clock, and master control room to be set up the External Affairs Ministry headquarters as policy intervention mechanism for every eventuality arising against the Indian students. So, therefore, I would like to request through you, sir, Honorable External Affairs Minister, come forward the House to make a statement in this regard. Thank you, sir. Shri Bellana Chandrasekhar ji. Ji. Thank you, Honorable Chairperson, sir. I stand here to raise the important issue pertaining to Pondur Kadi, sir. The Pondur town is located in the Srikakulam district of Andhra Pradesh. For several decades, the Weaver families belongs to backward Padmasali and Devanga communities in Pondur have been spinning Khadi. Therefore, the Khadi is a popularly known as Pondur Khadi. The Pondur Khadi has shown as its mark during the Indian freedom movement. The Khadi became the favorite handmade garment of Mahatma Gandhi. Fabrics and Pondur village are spun using the special variety of indigenous red and heel cotton. This cotton is mostly brought from Nimalavalsa village in the Laver Mandal of Srikakulam district. Moreover, weavers used to single spindle for spinning the fabrics. The usage of both red cotton and a single spindle for spinning the fabric makes Pondur Khadi garments unique in terms of quality and quantity. The geographical indication could help the Pondur Khadi gain prominence in the domestic and international market and boost exports of the fabric while providing legal protection. Further, I wish to inform that Srimati Nirmala Sitharaman, Honorable Minister for Finance, visited Pondur and conveyed her satisfaction and about Pondur Khadi. Hence, I request the Minister of Commerce and Industry to take steps towards issuing a geographical identification tag for Pondur Khadi. The geographical identification will help promote the market to produce for the benefit of Pondur weavers and spinners. Thank you, sir. आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी लोकसभा इटावा और उस इटावा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्षेत्र यमुना और चंबल दोनों नदी हैं जो मध्य प्रदेश के सीमा पर हमारा क्षेत्र एक तरह से बीहड़ का बहुत बड़ा क्षेत्र है और वो उस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या लंबे समय से पानी की समस्या रही। वहां पर बहुत दिनों तक मांग वहां पचनत पर परियोजना बनाने की चलती रही और दूसरी उस बड़े क्षेत्र में लंबे समय से मांग होती रही कि वहां पर कोई बैंक खोली जाए जिससे वहां लगभग 150 गांव ऐसे हैं जिन 150 गांवों को जंगल से होकर के जहां पर रास्ता भी नहीं है क्योंकि वन विभाग के कारण वहां पर जो गांव जंगल में बसे हुए हैं वहां पर आज तक भी आजादी के इतने दिनों के बाद भी वहां पर पक्की सड़क अभी तक नहीं बन सकी है और उस पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग सेना में काम कर रहे हैं। उनकी जो घर से जो महिलाएं हैं उनको एक लंबे दूरी पर बैंक में वहां जाना पड़ता है और इन्हीं सब मांगों को लेकर के वहां पर 1990 में वहां पर 2 बैंकें खोली गई, सेंट्रल बैंक खोली गई और ये दोनों बैंक हनुमंतपुरा चौराहे पर
एक बैंक खोली गई और दूसरी पिपरौली गढ़िया पर यह बैंक खोली गई महोदय। इसके बाद वहां पर 10 सम्राट, बहुत सारे 10 वहां पर खड़े हुए और बड़े बड़े गिरोह जब हो गए तो उसके भय के कारण वो दोनों बैंकें वहां से लखनऊ शिफ्ट कर दी गई और चक्करनगर शिफ्ट कर दी गई महोदय। वो 150 गांव, अब वहां पर कोई 10 सम्राट नहीं रहे, कोई बड़े गिरोह नहीं रहे, लेकिन वो 150 गांव के लोग आज भी, महिलाएं हमारी, जो रास्ता नहीं है, उन्हीं 30 किलोमीटर दूर लखनऊ में बैंक में जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री महोदया से मेरा अनुरोध है कि पुनः वहां पर हनुमंतपुरा चौराहे पर पुनः सेंट्रल बैंक को खोला जाए और पिपरौली गढ़िया में खोला जाए, जिससे वहां की 150 गांवों की समस्या श्री मद्दिला गुरुमूर्ति मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मद्दिला गुरुमूर्ति जी, आप प्लीज कुछ pronounce correctly? Yes, sir. Yes, Please, sir. please, please. Yes, sir. Thank you, Honorable Chairman, sir. I would like to raise an important issue regarding EV charging infrastructure. EV charging infrastructure in line with the 2030 vision of converting all vehicles to electric vehicles. The government has encouraged usage of electric vehicles through initiatives like introduction of FAMS scheme, PLI scheme for automotive sector, and creation of e-Amrit portal to boost consumer knowledge and solve queries related to electric vehicles. According to Vahan portal, as of January 2022, there are 9.13 lakhs total registered EV vehicles in India. Among the total EVs sold in 21-22, the share of two-wheelers was the highest at 49%, followed by three-wheelers at 45%. As for Bureau of Energy Efficiency, a total of 1,028 public charging stations have been installed throughout the country by January 2022, and the gap in the number of availability public charging stations to the number of registered EVs is very high. 9 mega cities like Surat, Pune, Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad, Delhi, Kolkata, Mumbai and Chennai account for more than 900 stations, creating a disparity among cities across the state. For example, Tirupati of Andhra Pradesh, with a floating population of 5.8 crores per annum, is not having single public charging station, which is much useful for the people. I would therefore request the government to expedite the process of providing accessibility to charging infrastructure and solve the issue of fragmented charging stations in India, especially in Tirupati of Andhra Pradesh. Thank you, sir. Thank you for giving me. Shrimati Supriya Suleji. Stand here today as the Ministry of Commerce. The wholesale price index from November 2021 rose exponentially by 14.21%, sir. And due to that, the food prices and the fuel prices have really gone up. The diesel, petrol has crossed over 100 in various states, as well as the LPG cylinder gas has reached over 850. Sir, even the circumstances which are right now globally faced, which is what is happening in Russia and Ukraine, is going to impact our lives exceptionally, and it's really going to put the economy under a lot of pressure. The retail prices, the Consumer Affairs Department says between 2018 to 2021, I'll just give 2-3 examples. Sir, the cooking oil prices have increased by 67%, palm oil by 61, moong dal by 44, urad dal by 54, tur dal by 49%, and so on. So I request the Honorable Government of India to step in. Anyway, the states are strapped and under a lot of financial pressures. GST money is not coming on time, so our social sector programs are affected. So how does the poor live in this country, sir? Even the Consolidated Fund of India, all the cess that is collected, be it road, be it agri, be it on all these petrol issues, all the cess, we don't even know where the cess goes. It goes to a centralized fund, but it's not necessarily spent only on that issue. So I would like to bring this to the notice of the central government. Please bring the prices down, help the state governments, because people are just recovering from the pandemic. There is a problem with the economy and people are struggling to make ends meet. So we all need to collectively put our minds and discuss this and resolve this and reduce the cess on all these. Shri Abdul Khalik ji. We all are aware of the humanitarian crisis faced in Ukraine because of the war. Many Indians and Indian students are stuck
in the hostile version for several days. The government could have acted beforehand to warn Indians to leave the country and guard them from Ukraine itself months before the start of the war. Sir, Indian citizens and students had to survive in such environments and had to cross over the neighboring countries on their own. Indian government provided aircrafts to bring back people, but Indians had to risk their lives and cross the borders, find their own means to reach to one of the borders. So in reality, this was not an evacuation from the war zone as being claimed. Sir, having said that the most important part now is what will be the fate of Indian students studying in Ukraine whose future is full of uncertainties. These students are from various batches or years of medical college in Ukraine. Will the government of India bring out a policy whereby these affected students will be accommodated in various medical colleges across the country to complete their remaining medical studies? Having said that, it must also be kept in mind that these students should not be burdened with additional financial burden for completion of the courses. Along with the students, the interns should also be equally placed in various medical colleges and qualification degrees be awarded to them. Thank you, sir. Sir, thank you very much, sir, Chairman, sir. Sir, no, I would like to bring to your knowledge, sir, the number of seats, MD/MS seats, vacant in our country due to very high cutoff score of NEET PG, sir. As per the data available in public domain, in the year of 2020 and 2019, total 4,614 seats and 4,002 of MD/MS seats remained vacant respectively, sir. Sir, the criteria of getting into that PG, MBBS students to qualify is based on 50%. Although cutoff percentage reduces after two rounds of medical counseling, still yet 4,614 MD/MS seats are vacant, sir, in our country, sir. So my request to you, sir, the cutoff, high cutoff score has to be reduced further, sir. Otherwise, we'll be losing a lot of valuable doctors in our country. You know, sir, very well, sir, COVID-19 period, we have struggled for the doctors. So I request through you, sir, Honorable the Health Minister also, to look into that, sir, mainly that, so reduce the cutoff marks. That is the main thing, sir. And my one more submission, sir. All our colleagues are also discussed about that, the students from Ukraine have come back. Actually, in my parliamentary constituency also, a lot of people have come back, sir. Students also, sir. Our Honorable Chief Minister, Y.S. Jagannath Reddy Garu has made a special team for bringing up the students also, sir. And their further continuation is in a question mark only. So they have to be accommodated here also in the Indian medical colleges, especially at what reasonable rates. Otherwise, see why the people students have gone abroad is because the fee is very low there, sir. So this has to be taken into that as an emergency, sir. It's and it has to be considered, sir. Thank you very much. कट ऑफ के बारे में तो शायद कोई निर्णय हुआ है. कट ऑफ के बारे में कोई निर्णय हुआ है शायद. चलिए. सब बात सुनी गई है. वो देंगे जब उचित समझेंगे तब उसका वो ठीक है. आपने बात रखी, ठीक है, ओके ओके. श्री DM कथीर आनंद जी. जी. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, Vellore city is known for prestigious education and medical institutions, is one of the fastest growing cities in the country and enjoys a unique blend of rich heritage and culture to emerge as a model city. Upcoming defense corridor from Chennai to Bangalore adds more potential value to Vellore. Our Honorable Chief Minister, Thru M.K. Stalin, after assuming office in May 2021, has swiftly swung into action, initiated several measures to give an impetus to the smart city and several infra development projects.
Sir, the infrastructural and civic needs of the city need to be taken up at the earliest. Power, water, waste disposal are common problems. Vellore is an ancient city town with many monuments and temples. These needs to be developed as a tourist spots. Sir, Vellore is like a bridging city connecting South Andhra Pradesh, Tamil Nadu, extending from Vellore, Ambur, Vanimbadi, Valaja, Ranipet and Arcad, and some borders of Tiruvannamalai also. These are dedicated business centers and need civic infrastructure, road and rail connectivity, power, IT connectivity. And also a lot of leather industries and tanning units are also there. Groundwater recharge mechanism has to be built in, needs a great attention. Sir, and also the cost estimated around 4,500 crores is required. In the previous years, Vellore has been selected as one of the model city and money has been 1,000 crores has been put in and still only a 50, not even 25% has been completed in Vellore. Rest of the city has to be also developed. We need infra projects. Therefore, through you, I request the Honorable Finance Minister and also the Treasury bench to allocate nearly about 4,000 to 4,500 crores for the Vellore city project. And also, sir, I would like to ask through you, sir, from Chennai to Bangalore, if you are on the Nahai highway, whenever if you have any accidents happen on the road, there are no medical institutions on the road because lot of accidents are taking place. Therefore, through you, the need of the hour, I request the Nahai agency to install first aid mechanism on the road, sir. Thank you, sir. श्री खगेन मुर्मू जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने जो मुझे अपने वक्तव्य को बांग्ला भाषा में रखने का अनुमति प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, আমি আপনার মাধ্যমে এই পবিত্র সদনে আমার নির্বাচন ক্ষেত্রের ব্যস্ততম মালদা টাউন রেলওয়ে স্টেশন, যেখান থেকে প্রতিদিন চিকিৎসার জন্য, ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য এবং ব্যক্তিগত জরুরি কাজে সহস্রাধিক সংখ্যায় মানুষ দিল্লি, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই সহ বিভিন্ন ভারতের বিভিন্ন স্থানে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করেন। মহোদয়, যাত্রী সংখ্যার তুলনায় মালদা টাউন স্টেশনের উপর দিয়ে যাতায়াতকারী ট্রেনের সংখ্যা ও বরাদ্দ অনুযায়ী আসন সংখ্যা অনেক কম, তাই যাত্রীদের কনফার্ম টিকিট না পাওয়ার ফলে খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার মাধ্যমে রেলওয়ে বিভাগের মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিম্নলিখিত প্রস্তাব রাখতে চাই। মহোদয়, আমার প্রথম প্রস্তাব, মালদা টাউন স্টেশন থেকে দিল্লি, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু নতুন সুপারফাস্ট প্রিমিয়াম এক্সপ্রেস ট্রেন চালু করা হোক। দ্বিতীয় প্রস্তাব, বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ মালদা টাউন স্টেশনে দেওয়া হোক এবং প্রতিটি শ্রেণীতে কমপক্ষে একটি করে কোচ মালদার জন্য বরাদ্দ করা হোক। এবং তৃতীয় প্রস্তাব, মালদা টাউন স্টেশনের উপর দিয়ে যাতায়াতকারী প্রত্যেকটি দূরপাল্লার ট্রেনগুলিতে বরাদ্দ আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হোক। ধন্যবাদ মহোদয়। श्री सुनील बाबूराव मेढे। धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का ध्यान महाराष्ट्र में हो रहे हैं मनरेगा के काम में जो अनुचित प्रकार है उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, करीब 800 करोड़ रुपए की राशि अभी तक के मनरेगा की जो खर्च नहीं हुई है वो उन्हें स्किल काम के ऊपर खर्च करनी है, आवंटित करनी है। मगर जहां तक वो लोग स्थानिक एमएलए को विश्वास में रखते हुए बिना ग्राम पंचायत के ध्यान में लाते हुए डायरेक्टली सभी काम महाराष्ट्र सरकार मंत्रालय की ओर से एक यादी निकालती है और जो एमएलए उनको चाहते हैं उन लोगों को डायरेक्ट वो काम दिए जाते हैं जो अनुचित प्रक्रिया का पालन है। केंद्र सरकार द्वारा अभी तक के जितने भी पैसे 800 करोड़ को भेजे गए हैं उसमें से 25 करोड़ रुपए मेरे जिले में आवंटित हुए हैं, जिन्हें डायरेक्ट बिना प्रक्रिया का पालन करते हुए डायरेक्टली आवंटित हुए हैं। मुझे इसके बारे में आपसे विनती है कि यह पैसा गलत इस्तेमाल होने की आशंका है, इसलिए आदरणीय मंत्रालय से मैं
अनुरोध करता हूं कि इसका जो आवंटित है वो रद्द किया जाए और जो प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, जो ग्राम पंचायत के माध्यम से आना चाहिए, उस तरह से ही वो पैसा आवंटित किया जाए। आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। डॉक्टर संजीव कुमार शिंगरी आए क्या? नहीं है जी। श्री मरगनी भरत जी, श्री डॉक्टर सुजय राधाकृष्ण जी। Thank you, sir, for giving me an opportunity to speak in the Zero Hour on a very important issue which has been pending since last few years. So I represent the Ahmednagar Lok Sabha constituency, and in my district, which has got an immense religious tourism potential due to holy places such as Shirdi Sai Baba Temple and Shani Shingnapur Temple. Both these places draw a lot of devotees across the world, which have been increasing since the temples have been opened for worship post-COVID. The increase in the number of tourists have resulted in demand for providing better transport connectivity to Shirdi through an intercity train between Shirdi, Ahmednagar and Pune. So the demand of intercity express has been pending for a long time because of limited connectivity by train. The commuters and the tourists have to travel via road, which usually take 5 to 6 hours. And due to this heavy traffic, there is a lot of inconvenience as well. So I would like to request the government, through you, sir, to start an intercity train between Shirdi, Ahmednagar and Pune, which will not only benefit tourists traveling to Shirdi, but also provide relief to thousands of working professionals, students, businessmen and citizens who travel on this route frequently for work or educational purposes. Thank you, sir. Shri Benny Behnanji. Sir, through this submission, I want to bring the notice of the August House, the problem facing by the type 1 diabetic patients and the kidney patients. Sir, approximately there are 2 lakh children in India living with type 1 diabetics. It is an autoimmune disorder characterized by insulin deficiency, resulting from progressive destructions or damage of the insulin-producing beta and of pancreas. High sugar condition, hyperglycemia, and low sugar condition, hypoglycemia, both leads to further complication in the brain, kidney, heart, etc. of a type 1 diabetic child. These children can live only with the help of life-saving devices and medications such as insulin, glucometer strips, lab tests, etc., which are very expensive that even a moderate income family cannot afford. Sir, it is learned that many countries consider type 1 diabetic as a disability and provide special assistance to these children. This is also ensure universal availability of insulin and sugar monitors of children with the type 1 diabetics, and also providing them with a suitable environment outside their homes. According to the statistics available with the Kerala, there are about 2,000 children in my state. Therefore, I urge the government to include these children with the type 1 diabetics in the disability category, and also to provide reservation for all such children in areas of higher studies, along with the possible assistance and relief of these children. Besides, it will be immense help if the mothers of these children are given priority for daily wages work under government scheme, as it will bring the parental relief to the daily struggle to meet the huge expense of the medical treatment of the children. Sir, a similar priced community in our society are those patients with a chronic kidney disease. These patients have to undergo dialysis twice or even thrice in a week, depending on the stage of the disease of each patient. The expense of the dialysis vary depending and number of dialysis required, and it may be up to 30,000 each month. A patient in stage of 5 kidney diseases may even require renal transplantation. Sir, one minute, sir. This is for the poor people. Renal transplantation, which costs rupees 10 lakhs to 20 lakhs. These patients and their family members are facing severe mental pain. So I request the government to include both the type 1 diabetics
and the kidney patients in the list of disability, so they will get the other help. Thank you, sir. सभा की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।